को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में दिवाली के मौके पर हैशटैग दिवाली अभियान की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और क्यों की गई है? तो भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि हस्तकला यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें ये देश की सांस्कृतिक विरासत तो है ही, इसके साथ ही कई परिवारों की आजीविका यानी कि रोजी रोटी का साधन भी है। और इसलिए हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस दिवाली के मौके पर जो लोग हैं ये हस्तशिल्प उत्पाद खरीदें, और यदि किसी को कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो इसके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कुछ समय पहले ही वोकल फॉर लोकल इस पर भी जोर दिया है। तो इसी के लिए मतलब कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में कपड़ा मंत्रालय की ये एक पहल है जिसका नाम है हैशटैग लोकल फॉर दिवाली। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कपड़ा मंत्री ये कौन है, तो ये है स्मृति ईरानी जी। और स्मृति ईरानी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है अमेठी, उत्तर प्रदेश। और देखिए, पिछले वर्ष मतलब कि अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी जी की जब 150वीं जयंती मनाई गई थी, तब इसके मौके पर जो स्मृति ईरानी जी है, इन्होंने नोएडा में भारत के सबसे बड़े चरखे का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोरोना मरीजों को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने में हेल्प मिलेगी। और इस एप्लीकेशन के थ्रू कोरोना के कम गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहनों से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने कुछ समय पहले ही जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है इसके 100% टैक्स फ्री होने की घोषणा की है। इसका रीज़न भी था, आप सभी जानते हैं, पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली काफ़ी आगे है। तो यदि जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री कर देती है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। इसी पर्पज़ से इसकी घोषणा की गई थी। और पॉल्यूशन से ही निपटने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इस अभियान की भी शुरुआत की थी, ताकि ट्रैफिक में रेड लाइट आने पर सभी को अपनी गाड़ियां ऑफ करना कंपलसरी होगा। आप मैप में देख सकते हैं दिल्ली की लोकेशन, ये है दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। राज्यपाल तो ये है अनिल बैजल। देखिए, भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला रेलवे म्यूजियम ये भी दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो हाल ही में जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए अपने देश भारत को चुना है। और इसके साथ ही हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात और राजस्थान में 2 नए आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की भी शुरुआत की है। जैसे कि पहला तो गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, दूसरा है राजस्थान के जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इन दोनों का ही उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल ये हैं टेड्रोस अदानोम। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में WHO ने 2 कंट्रीज को चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया है, मालदीव और श्रीलंका को। इसके अलावा WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। और जो USA है ये अब WHO से एग्जिट हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? तो ये भी हाल ही में घोषित किया गया है लॉकडाउन शब्द को, जो कि इस साल काफ़ी चर्चे में भी रहा है, और इसे ही कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया है।
और देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक शब्द है जो कि एग्जाम का पार्ट बन चुका है, इसे मैंने ऑप्शन में सेट किया है। देखिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है इसके द्वारा 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर किया गया था टॉक्सिक वर्ड को, और 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर किया गया था क्लाइमेट इमरजेंसी को। और इसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2019 का हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर किया गया था संविधान को। मैंने इसे संविधान ही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर था जिसे डिक्लेयर किया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। देखिए कल मैंने आप लोगों से कहा था अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, जहां आप लोगों के लिए टेस्ट सॉल्व कराए जा रहे हैं, और इसका जो शेड्यूल है ये नवंबर 9 से लेकर के 27 ऑफ नवंबर तक चलने वाला है। शेड्यूल कुछ इस तरह से है, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के टेस्ट होंगे जिसमें क्वांट टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, जीए और जीएस के टेस्ट जो कि आपके एग्जाम की तैयारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस टेस्ट से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने, मतलब कि इंडियन नेवी का कौन सा पोत जिबूती के लोगों के लिए खाद्य सहायता ले जा रहा है। तो इंडियन नेवी के द्वारा ये खाद्य सहायता ले जाया जा रहा है आईएनएस एरावत के द्वारा। तो देखिए जिबूती में प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत जिबूती की हेल्प कर रहा है, और जो मिशन सागर है, मिशन सागर के तहत इंडियन नेवी ने आईएनएस एरावत को जिबूती भेजा है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं जिबूती की लोकेशन, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा है जिबूती। इसे आप और जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए ये है जिबूती, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा तो है ही, साथ ही ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत भी आता है। मैंने आप लोगों को बताया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, जिसमें कि जो इरिट्रिया है और जिबूती इनकी जो बॉर्डर है ये रेड सी से लग रही है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। अच्छा यहाँ से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, जिबूती का डिस्कशन आया ही है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इनकी पहली विदेश यात्रा क्या थी। तो इनकी पहली विदेश यात्रा ये जिबूती ही थी। अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम बात करें तो ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर है एशिया। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की 2 रिवर है, एक है कांगो या जायरे रिवर जो कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, दूसरी रिवर है लिम्पोपो रिवर जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। और आप क्या याद रख सकते हैं, देखिए जो विश्व की सबसे लंबी रिवर है नील रिवर, ये अफ्रीका महाद्वीप से ही प्रवाहित होती है और भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। यहाँ यदि हम बात करें आईएनएस एरावत की, तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोगों को हमेशा ही बताया था। देखिए जो मेडागास्कर है, पहले मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा देती हूँ, ये है अफ्रीका और ये है मेडागास्कर, ये पहले अफ्रीका का ही हिस्सा था। तो कुछ समय पहले ही जब मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान आया था, तो चक्रवात से प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन वनीला चलाया गया था, और इस ऑपरेशन वनीला में आईएनएस एरावत को ही भेजा गया था। तो इसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत की जाएगी अगले महीने यानी कि 12 दिसंबर से। देखिए शुरुआत कब की जाएगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके द्वारा की जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कर रहा है आईआरसीटीसी। कब से कर रहा है, 12 दिसंबर से भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और ये भारत दर्शन मतलब कि ये जो यात्रा है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगी। और इस यात्रा का विषय क्या है, शो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि भारतीयों को भारत के दर्शन। और इसका किराया क्या है और क्या अदर फैसिलिटी है, यदि आप लोग को जाननी है तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। यदि आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आईआरसीटीसी, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में, और इसके जो चेयरमैन हैं, एमडी और चेयरमैन, ये हैं महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है। तो ये भी हाल ही में चुना गया है लोनार झील को। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है रामसर स्थल, ये क्या है, इसके बारे में हम एकदम बेसिक से समझेंगे।
रामसर तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। देखिए 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। यहाँ एक कन्वेंशन हुआ था और इस रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ था जिसके कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और देखिए ये कन्वेंशन हुआ क्यों था, तो जो आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अभी आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स ये क्या होते हैं, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जल और स्थल के बीच का ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है। समृद्ध क्षेत्र होता है इसलिए इसके संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो देखिए दिसंबर 2019 तक भारत में कुल रामसर स्थल ये थे 27, लेकिन इसी साल मतलब कि जनवरी 2020 में 10 और रामसर स्थल जोड़े गए जिसके बाद से इसकी संख्या हो गई 37। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल ये चुना गया है आसन कंजर्वेशन को, जिसके बाद से इसकी संख्या हो गई 38। और अभी हाल ही में बिहार के काबरताल को भी रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया है, तो अब इसकी संख्या कितनी हो गई 39 हुए। इसके बाद अब महाराष्ट्र के लोनार लेक को भी रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या ये है 40। अब देखिए यहाँ से एक ऑप्शन बच जाता है नंदुर मधमहेश्वर का। तो देखिए अभी मैंने बताया है कि जनवरी 2020 में 10 रामसर स्थल जोड़े गए थे और इन 10 रामसर स्थल में एक था महाराष्ट्र का नंदुर मधमहेश्वर, और अब जोड़ा गया है महाराष्ट्र के ही लोनार झील को। जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है जो कि खारे पानी की झील है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है किशोर सादत रहमान ने। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। अच्छा, इन्हें इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है, तो साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इन्होंने जो काम किया है इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है ये 2005 से प्रदान किए जा रहे हैं। नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन जिसका नाम है किड्स नाइट्स, और इसी के द्वारा ये अवार्ड हर साल प्रदान किए जाते हैं और हर साल एक बच्चे को इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चुना जाता है, और इस बार चुना गया है किशोर सादत रहमान को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि चर्चित रहे हैं, तो ग्रेटा थनबर्ग ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से। पिछले साल इनका नाम काफ़ी चर्चे में आया था। जो टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन में 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना था ग्रेटा थनबर्ग को ही। एम नेत्रा ये बिलोंग करती हैं भारत के तमिलनाडु से, जिन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। यदि हम बात करें मलाला यूसुफजई की, तो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता ये मलाला यूसुफजई हैं जो कि बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। और किशोर सादत रहमान इन्होंने जो ये अवार्ड जीता है ये अवार्ड मलाला यूसुफजई के द्वारा ही प्रदान किया गया है। 7वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत को रिप्रेजेंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कोरोना वायरस के कारण इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया था। और आसियान की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, आप सभी जानते हैं कुल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इन सभी 10 मेंबर कंट्रीज़ ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यदि हम बात करें आसियान की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब देखिए यहाँ मैंने बताया है कि आसियान की मेंबर कंट्रीज़ ये हैं 10, और इन 10 मेंबर कंट्रीज़ को याद करने की मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई है। ट्रिक क्या है, तुम बीएससी करने के बाद भी 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो, यही है इसके ट्रिक। और 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया 2mm यानी कि 2 बार M, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और लाओस। ये है आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज़। कौन सा देश 2020 में 12वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेगा, तो ब्रिक्स समिट की मेजबानी ये इस साल करेगा रशिया। और अभी हाल ही में यानी कि 17 नवंबर 2020 को इसका आयोजन किया जाएगा। और सेम है
कोरोना महामारी के बीच इसका आयोजन वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। और यदि हम बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा था और इसे होस्ट करने का सीक्वेंस भी यही है। जैसे कि इस साल होस्ट कर रहा है रशिया 2020 में, इससे जो नेक्स्ट होगा, आर के बाद आई है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर इसे इंडिया होस्ट करेगा, 2022 में चाइना, 2023 में साउथ अफ्रीका, फिर ये सीक्वेंस यही चलेगा, अगेन इसे ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो ये सीक्वेंस चलते रहता है। यदि हम बात करें रशिया की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश ये है चाइना। देखिए, जो रशिया है इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में भी आता है और कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी आता है। तो रशिया का वो वाला हिस्सा जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये कहलाता है साइबेरिया, जबकि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। रशिया की करेंसी क्या है, तो ये है रूबल। यहाँ की संसद तो ये है ड्यूमा। और अभी हाल ही में यहाँ की संसद में एक बिल पास किया गया है जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारत और रशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, सॉरी 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंदिरा, दूसरी है एविया इंदिरा। विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर ये रशिया ने ही लॉन्च किया था, जिसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। कल मैंने आप लोगों से पूछा था उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। राइट आंसर था अयोध्या। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में चाइना के किस शहर में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया गया। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।